अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने एक ऐसी तजवीज़ दी है जो बज़ाहिर मालियाती इस्लाहात से जुड़ी हुई है, मगर हकीकत ये है कि वफाक सूबों और मुतनाज़ आइनी हैसियत रखने वाले खित्तों के दरमियान ताकत और वसाइल की तकसीम का एक बुनियादी सवाल भी है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ये मुतालबा किया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी नेशनल फाइनेंस कमीशन यानी NFC अवार्ड के तहत बाकायदा फंड्स दिए जाएं। ये तजवीज़ इसलिए अहम है क्योंकि माजी में छोटे सूबे इस मुतालबे को बारहा मुस्तरद करते रहे हैं और ये मामला हमेशा मरकज़ और सूबों के दरमियान एक कशीदगी का बायस बनता रहा है। अब नवाज शरीफ का कहना है कि हर साल आज़ाद कश्मीर और GB के लिए एक मखसूस रकम मुख्तस होनी चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी सवाल भी उठाया कि क्या ये खित्ते दिए गए फंड्स को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते भी हैं या नहीं। फिर यहाँ मामला सिर्फ पैसों का नहीं है बल्कि गवर्नेंस, माली नज़्म ज़ब्त और सियासी नुमाइंदगी का भी है। एक तरफ वफाक अपने माली बोझ में कमी की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर हालिया महीनों में हमने देखा कि शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा, अवामी एहतजाज होते रहे, हलाकतें हुई और हुकूमत की तब्दीली जैसे मराहिल से गुजर चुका है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या इजाफी फंडिंग मसाइल का हल बनेगी या पहले निज़ाम की दुरुस्तगी ज़रूरी है। तो इसी तनाजुर में हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे पहले सेगमेंट में कि NFC अवार्ड में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को शामिल करना आइनी और सियासी तौर पर किस हद तक मुमकिन है, और क्या ये तजवीज़ वाकई वफाकी निज़ाम को मजबूत करेगी या सूबों के दरमियान वसाइल की नई कशमकश को भी जन्म दे सकती है। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर नजमुल साकिब साहब, ज़फ़र लाली साहब और PJ मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, क्या लगता है आपको आज़ाद कश्मीर और GB को NFC में शामिल करना क्या आइनी तौर पर पॉसिबल है? ज़रूर करें जी, ज़रूर करें, लेकिन सिर्फ 2-3 चीज़ें देख लें। सबसे पहले तो ये है कि क्या आपका जो कश्मीर पे, पूरे कश्मीर पे, मकबूजा कश्मीर और ये वाले कश्मीर पे आपने अपना स्टैंड बदल लिया है? क्या आप वाकई आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को अपने सूबे बना रहे हैं? मेरी इत्तला के मुताबिक तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। सही बात है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये बात जो है कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे और पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल स्टैंड है ऑन द डिस्प्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस पे तो कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि इतना ज्यादा कड़मास मचा हुआ है NFC का, उसमें एक कड़मास और सही ये भी डाल लीजिए। मिसाल के तौर पे 18वीं तरमीम को अगर आप देखते हैं और उसमें 7वां आपका जो NFC अवार्ड है उसको देखते हैं तो सवालात का और मसाइल का एक अंबार है जो कि आपको सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। क्यों इतनी देर हो गई NFC में, क्यों नहीं आ रहा? शायद इसलिए नहीं आ रहा कि विफाक का जो यानी कर्जे पे किस्त देते हैं वो विफाक को देनी पड़ती है। ये बहुत बड़ा मसला है। डिफेंस पे खर्चा विफाक करता है तो सूबों के लिए नहीं है। यानी सूबे जो हैं वो कर्जाजात में क्यों नहीं मदद करते, डिफेंस में क्यों नहीं करते, फॉरेन ऑफिस का खर्चा क्यों नहीं उठाते, बाहर जो हमारी एम्बेसीज हैं उनमें क्यों नहीं हिस्सा डालते? तो बड़े बुनियादी सवालात जो हैं वो NFC में हैं। ठीक बात। फिर ये है कि जी पंजाब है, NWF, ये जो आपका KP है, बलूचिस्तान है, सिंध है, इनको अपनी अपनी जो सूबाई सियासत है उसके एंगल से NFC को देखा जाता है। और जब इनकी मीटिंग होती है 9 मेंबर हैं इसके, 8 मेंबर जो हैं वो सूबों के होते हैं, एक सिर्फ बेचारा वजीर खजाना होता है जो वफाक को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक तो वो 12.5% दिया था, उसी का ही झगड़ा खत्म नहीं हुआ। सही बात है। तो इतनी सारी डिफिकल्ट सिचुएशन में आपने ये बात की है, तो इसके पीछे कोई ना कोई यानी मुज़मिरात होंगे, कोई वजह होगी। बड़ा सोचा हमने कि इसकी क्या वजह हो सकती है, फिर आखिर में समझ आई। अच्छा, आपके और आपके लाखों देखने वाले हैं, उनसे शेयर करते हैं कि मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह सकते, कैसे मुमकिन है कि उनको नहीं पता कश्मीर पे हमारा क्या स्टैंड है? कैसे मुमकिन है कि उनको नहीं पता कि अगर उन्होंने अपने 3 अदवार में ये बात नहीं की तो अब की है, तो इसका कोई ना कोई तो बैकग्राउंड होगा। एग्जैक्टली। सीधी सी बात थी कि लाहौर में इजलास होता है और चूंकि यानी कुछ हफ्तों के बाद जो है वो गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है, तो सामने इनके जो ऑडियंस थी वो इनके पार्टी मेंबरान थे गिलगित बल्तिस्तान से और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से।
और उसमें बात ये हो रही थी कि मेरिट पे बात होगी, टिकटें जो है ना वो उसके लिए अप्लाई करें आप, मैं यानी उसको अप्रूव करूंगा, मेरिट पे अप्रूव करूंगा। अच्छा, इस सारे में अचानक उनको ये ख्याल आता है और वो कहते हैं जी कि एनएफसी में भी होना चाहिए। और जो सबसे मजे की बात थी इसमें वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात करूंगा। इस पे जरा यानी बाकी पैनलिस्ट से भी पूछ लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब के वो बड़े भाई हैं और छोटे भाई ये कहते हैं जी उनकी मर्जी के बगैर तो पता नहीं हिलता, उनकी मर्जी के बगैर तो मैं कोई काम नहीं करता। तो ये क्या सूरत हाल थी कि बड़े मियाँ साहब को छोटे मियाँ साहब से बात करने की बात, और वो भी फिर बताई जाए तो क्या कोई टेलीफोन नंबर उन्होंने बदल लिया है? क्या उनको पूछने की जरूरत पड़ गई है? और क्या वो खुद नहीं फैसला कर सकते थे और बाद में बता देते भाई को? इस वक्त की आखिरी बात इंपॉर्टेंट जी, देखिए एनएफसी का ऑलरेडी बहुत ज्यादा मसले मसाइल से भरपूर सब्जेक्ट है जी। और ये जो सिलसिला मीटिंग्स का शुरू हुआ है ना, जो कभी रुक जाता है कभी नहीं होता, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जो कि सूबे के, और ख़ास तौर पे इस दफ़ा जो केपी से आपको इतराज़ात आने हैं ना, क्योंकि उसकी वजूहात हम सबको पता हैं, तो उसमें कोई नई खखेड़ ना बीच में डालें। हमें समझ आई कि आपने ये पॉलिटिकल एंगल से सियासी एक बयान दिया, लेकिन इससे जो है ना वो खदशात पैदा हो सकते हैं, कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ सकते हैं, बात आगे बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल में एनएफसी का जो इस वक्त मौजूदा सिलसिला चल रहा है उसी को ही अगर हम आगे बढ़ा लें और किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचें कि जब वसाइल की और पैसे की तकसीम हो तो किसी सूबे को किसी किस्म की महरूमी का एहसास ना हो और विफाक के साथ भी ज्यादती ना हो, क्योंकि ज्यादातर जो खर्चा है वो तो विफाक ने करना होता है। ठीक बात है। हिलाली साहब, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं उनका मसला ये होता है कि कोई ऑब्जेक्टिव रीजनिंग नहीं होती, यानी वो जो बात कह रहे हैं उसके पीछे 10 और बातें हो सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस स्टेटमेंट या ये मुतालबा कि एनएफसी, जीबी और कश्मीर को भी इसमें शामिल किया जाए, इसके पीछे रीजनिंग क्या हो सकती है आपके ख्याल में नवाज शरीफ की? नवाज शरीफ तो यही चाहता है कि जब ये इलेक्शंस हो और पार्टीज बनेंगे जीबी में और आज़ाद कश्मीर में, उसका पार्टी को एडवांटेज जाएगा। वो सबको जाके कहेगा कि मैंने आप लोगों को एनएफसी अवार्ड को दिलाया, समझिए, और उसका पॉजिटिव पॉलिटिकल होता है। बात असल ये है, तो लीगली इट इज इम्पॉसिबल कि एक आज़ाद कश्मीर टेरिटरी इन डिस्प्यूट को आप प्रोविंस बना दें, इसलिए कि आप फिर वही कर रहे होंगे जो हिंदुस्तान ने किया था 370 को खत्म करके। तो देखिए वो तो हम नहीं कर सकते, मगर सही बात है कि अगर इन लोगों को पैसे ग्रांट के फॉर्म में मिलता है, वो ग्रांट्स कम है, दे नीड मोर फंड्स, मगर वो फंड्स अच्छा, एंड दे नीड मोर फंड्स। और एक तरीका ये है, विदाउट बिकमिंग अ प्रोविंस, आप जो प्रोविंसेस जैसे वो तकसीम करते हैं वो डिविजनल पूल को, तो उसको उसी तरीके से करें आप। डिवीजन जो पूल जो डिवाइड होता है उसी तरीके से करें, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, एरिया, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। देखिए बात असल ये है कि पंजाब जिससे ये प्रपोजल आया है, नवाज शरीफ साहब जो चाहते हैं कि वो बेनिफिट गेन करें, पॉलिटिकल बेनिफिट आज़ाद कश्मीर में और जीबी में, उनको 40 या 60 डिवीजन पूल जब कम होगा तो पंजाब का नुकसान 40 से 60 अरब होगा। 40 से 60 अरब होगा, मगर वो कहते हैं क्या बात है, 40 पे 7 अरब होने दो, अच्छा, आई डोंट केयर, और दिस नीड्स टू बी डन, दिस इज फेयर, दिस इज जस्ट, और उनको कुछ मिलना चाहिए, वो चैरिटी पे नहीं रहना चाहिए। दीज आर गुड पॉइंट्स, मगर बात असल ये है कि आप 40 to 60 अरब फॉरगो कर रहे हैं, केपी बहुत कम कर रहा है, तो उन्होंने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एंड फॉर द सेम रीजन पीटीआई ऑल्सो वांट्स टू हैव पार्टीज इन दीज एरियाज। बलूचिस्तान भी मान गया, मगर सिंध नहीं माना। सिंध कहता है नो। सिंध का और कितना नुकसान हो रहा है सिंध का, बहुत कम, 4 से 6 अरब, मगर सिंध ने कहा नो। अब ये क्यों कहा? देखिए बात सीधी सादी ये है कि सिंध जो है
वो डर रहा है, वो डरा हुआ है, किस इट्स टेरिफाइड कि यार ये कराची भी ना सूबा बन जाए। अच्छा। और जो बड़ा सख्त डिमांड है MQM और JI का, और अगर JI और MQM का बन जाए, और बहुत लोग समझते हैं 30 मिलियन पीपल दे नीड टू हैव बी अ प्रोविंस, क्यों नहीं? बलूचिस्तान में क्या है? कुछ नहीं है कंपैरेटिवली टू द नंबर ऑफ पीपल इन सिंध, मगर सिंध कराची के साथ है, और कराची के जो पैसे जो मिलना चाहिए वो सिंध गवर्नमेंट को जाते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं। तो सिंध तो इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट आइदर कि कराची से आप उनको निकाल लें सिंध से और एक नया प्रोविंस बना दें, और उसके पैसे जो उनको मिल रहे थे वो भी चले जाए। तो ये हालत है फ्रैंकली कि सिंध का ये रिजर्वेशन है। अब किस हद तक गवर्नमेंट जाने की तैयारी है मुझे नहीं पता, मगर देखें जब ये पहला मीटिंग होता है किस हद तक इन लोगों का इनका स्टांस क्या है और क्या रिकन्सिलिएशन कोई हो सकता है कि नहीं। मगर एक चीज तो नवाज शरीफ, पॉलिटिकल एडवांटेज, पॉलिटिकल पॉजिटिव पॉलिटिकल न्यूज फॉर नवाज शरीफ इज देयर वेयर इन आजाद कश्मीर एंड इन KP, इसलिए कि उन्होंने इस मसले को रेज किया है। राइट। मीर साहब, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ जब ये बात कहते हैं तो नजमू साकिब साहब और हिलाली साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी देखना ज़रूरी है। तो क्या स्टेटमेंट से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों प्रोविंसेस का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज होने का भी इम्कान है? और ऐसी स्टेटमेंट्स देके नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकली तो ठीक है, पॉजिटिविटी एक नज़र आ रही है मीडिया में, बट कॉन्स्टिट्यूशनली कितना पॉजिटिव है ये? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली नथिंग विल हैपन। जो आपका स्टेटस को है वो है। ठीक है। जो नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, मेरा दोस्त है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर उन्होंने किया है। अच्छा। ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। बिल्कुल आप कोई डेवलपमेंट एक्सपेंसेस दे दें या इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कह दें, बट द वर्डिंग NFC शुड हैव नेवर बीन यूज्ड। मैं तो उनके मुंह पे भी कहता हूँ, पीछे भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये एक विक्टिम है बैड एडवाइस के। अच्छा। ये सुनते इनको जो है ना एडवाइस कहीं है, मैंने इनको पता है, इनको सारों के नाम मैंने दिए हुए। बात ये है कि अगर आपने ये स्टेटमेंट देनी, ये मेरी नजर से ये एक इमोशनल स्टेटमेंट है। लोग कहते हैं पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल नहीं हो सकती है, बिकॉज ये कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है। 37035A जब उन पे किया, हम वहाँ शोर मचा रहे हैं और हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं नहीं जी अब तो इसको हमने सूबे के अंदर हम इसको ये अलॉट करेंगे। भाई ऑन व्हाट ग्राउंड्स आप अलॉट करेंगे? हमारी तो लड़ाई है हिंदुस्तान के साथ इसके ऊपर, तो हम यहाँ उसको फिर यूनाइटेड नेशंस के आपके रेजोल्यूशंस जिसके हम चर्चे उठाते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो अब आप ये कर देते हैं, तो मुझे बताएं कि फिर मैं कैसे डिफेंड करूंगा? या हम तो तीनों, हम तो प्रो पाकिस्तान है, मर जाएंगे तो प्रो पाकिस्तान है, तो हम कैसे डिफेंड करेंगे अपने मौकफ को? हम हिंदुस्तान टीवी के आगे आएगा, वो जब वो मुझे सवाल करेगा तो मैं क्या उसको जवाब दूंगा? मुझे बताएं आप, मैं क्या मीडिया में लड़ूंगा उसके साथ? तो ये जो स्टेटमेंट है, मेरी ख्याल से ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। इसको रिफ्रेश कर दें, इसको रिट्रैक्ट कर दें और ये उसके आगे होगा, क्योंकि जब तक इसके अलावा देखो ना रामीन, बात ये क्या ये फाइनल फ्रंटियर हो गया? हमने डिसाइड कर दिया फाइनल फ्रंटियर है। क्या हम इसके अंदर अवार्ड्स भी दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं? इज दिस फाइनल? नो, इट इज नॉट फाइनल। नो, इट्स नॉट। अभी तक हम कश्मीरी हैं, लेकिन बेसिकली द पीपल हु लिव इन आजाद कश्मीर दे कैन, but we as Pakistanis cannot buy any land in Azad Kashmir. जी. By law. जी. We cannot buy anything there. ठीक है जी? जी. आप लीज पे या जिस तरह हमारे लोग जाते हैं अरेबियन कंट्रीज में, कपील या इस तरह का में भी उस तरह कर सकते हैं, लेकिन हम लैंड अभी भी बिकॉज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रेगुलेशंस रेजोल्यूशंस हम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ने कर लिया, हिंदुस्तान रीसेटलमेंट भी कर रहा है। तो अगर हम ये स्टेटमेंट दे देंगे, इस पे आप देख लेना, इस पे आपका रिएक्शन इंडिया से आएगा। देख लेना आएगा, और ये रिएक्शन नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये एक ना अनजाने में, मैं अनजाना कहूंगा, एक अनजाने के अंदर ये एक ब्लंडर हुआ है। लेकिन ये ब्लंडर क्यों हुआ है? ये जो एडवाइजर्स होते हैं, ये क्यों है एडवाइजर्स? एडवाइजर हमेशा यही होते हैं कि अकबर जो था ना, अकबर जिसको द ग्रेट कहते हैं, अकबर ग्रेट बना था अपने नवरत्नों की वजह से। वो खुद नहीं था, लेकिन नवरत्न रखे थे उसने, कालिदास जैसे लोग कई और उसने रखे। किसकी वजह से? ही बिकेम अ ग्रेट लीडर।
Right. मनसबदारी सिस्टम, कारदारी सिस्टम उस आदमी ने दिया जो कि आज भी चल रहा है। सो द क्वेश्चन इज कि नवाज शरीफ 3 times प्राइम मिनिस्टर, अनफॉर्चुनेटली ही हैज बीन ऑलवेज अ विक्टिम ऑफ बैड एडवाइस। Okay. ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, हमेशा ही हैज बीन अ Then he विक्टिम needs ऑफ to बैड change his advisor's team. कईयों की है, यू नो अच्छा। एक्सपायरी डेट है, अच्छा, बट वी expiry डोंट date। नो व्हेन, बट एट द एंड कितने ऑफ द डे blunders के आई बाद होप ही change। डज, ठीक है। बिकॉज़ नवाज जी। शरीफ मींस वेल फॉर द अच्छा कंट्री। मीर साहब, ये देखें ना, अब ये खैर ये तो हम ऑफ टॉपिक चले जाएंगे, बट अक्सर हमारे लीडर्स के बारे में यही बात होती है, खान के बारे में भी यही बात होती है कि उनके लोग अच्छे नहीं मिले, उनके एडवाइजर्स अच्छे नहीं मिले, तो फिर वो लीडर की कैपेसिटी पर नहीं बात आती। यार पाकिस्तान को फिक्रा ले लीजिएगा। जी जी। $4 पे गैस मिल रही थी, ठीक है। मैंने इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके कहा कि आपका एक पैसा नहीं लगेगा, $500 मिलियन ये आपको एक कंपनी है यहाँ अभी अच्छा। भी वो जो उनका प्रोजेक्ट लगा हुआ है वो अच्छा। लगा रहा है, आपको 4 पे मिल रहा है, ले लो। तो मैंने कहा कि ये, वो कहता है ये क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा इसलिए नहीं हो रहा, आपका एक वजीर है उसका नाम है अली जैदी, ये अप्रूवल नहीं दे रहा। तो उसने कहा ये पैसे मांग रहा है। मैंने कहा आई कांट से, बिकॉज जिन्होंने मुझे भेजा है वो उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि अली जैदी रिश्वत मांग रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्यों नहीं करता। कहते हैं हाँ मैं हमाद से बात करूंगा। मैं कहा अच्छा। यार हमाद से क्या, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का $1 नहीं लग रहा, $500 मिलियन कोई और लेके आ रहा है, और वही गैस बाद में इन्होंने $11 पे लिया। मुझे बताओ ये बैड एडवाइस है कि नहीं है? बताओ ना मुझे, ये कौन बताएगा? आई थिंक कोई नुकसान किसका हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आवाम का की हुआ। पोजीशन में नहीं आता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने एक का फिक्रा रिस्क ले नहीं लीजिए। लेता। ठीक है नजमो साकिब साहब, जी जी नजमो साकिब साहब, पॉलिटिकल ब्लंडर है पीजे मीर साहब ने बोला है कि उनकी ये स्टेटमेंट, आप क्या समझते हैं और आप जो भी कहना चाह रहे हो वो भी साथ कह दीजिए। देखिए, उन्होंने कुछ सोच समझ के मीर साहब बात करते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ब्लंडर है तो हो सकता है उनके पास इसकी कोई तौजीह हो। देखिए, मैं बात करूंगा जो भी बात हो रही है एडवाइज़र्स की, नौरतन की, अकबर शहनशाह अकबर की, ठीक है उसके नौरतन थे, तो 2 बातें इसमें ऐड कर लीजिए। पहली बात यह है कि जोधाबाई भी थी जिससे मशवरा किए बगैर वो कोई बात करते नहीं थे, और बड़ी जानदार वुमन ऑफ सब्सटेंस थी वो, और उनका पूरा यानी इहाता किया हुआ था उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस वगैरह। अब उसमें जो बुनियादी बात है ना वो ये कि आप एडवाइजर तो रखे आपने, उनको चुना किसने था? उन 9 रत्नों को किसने चुना था? वो अकबर ने खुद चुना था। यस। इसलिए अगर वो उसने खुद चुना है, इसका मतलब ये कि उसके अंदर इतनी समझदारी और अक्लमंदी थी कि उसने कम से कम, खुद वो अनपढ़ था, पढ़ाई लिखाई से उसका दूर से ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसकी अकल समझ और उसकी बुद्धि जो थी, उसकी जो बुद्धि थी ना, उसमें उसने कहा कि हाँ यार ये बीरबल होना चाहिए, फलाना फलाना, ये जो है ना 9 रत्न होने चाहिए, और वो उनसे मशवरा करता था। पाकिस्तान के ज़िम्न में अगर आप बात करेंगे, हमारे जो इमरान खान साहब हैं जिन्होंने ये 3.25 साल या 4 साल के करीब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने, इनकी जो डाउनफॉल की बुनियादी एक वजूहात में से एक थी कि जो लोग इन्होंने चुने, यही अली जैदी जिसका जिक्र कर रहे हैं अभी आप, ये मीर साहब जिक्र कर रहे हैं, ये कहते थे इधर 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 गोली मारूं, इधर लगे मुझे गोली, और सबसे पहले भागने वालों में वो थे। अब ये अली जैदी का कसूर नहीं है कि यानी कोई उमर, कोई फलाना, कोई टमकाना, कोई फवाद चौधरी वगैरह, ये इनका कसूर नहीं है। ये तो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, जिधर देखेंगे चल पड़ेंगे। कसूर उसका है, कसूर उसका है जिसने उनको चुना। लिहाजा अकबर बादशाह की जब बात हो रही है तो मैं फुल क्रेडिट दूंगा अकबर बादशाह को खुद, कि उसने अपने 9 रत्न खुद चुने। हिलाली साहब, आप इस बात में कुछ ऐड करना चाहते हैं? इलेक्टेबल्स खान की अगर बात की जाए तो वो इलेक्टेबल्स के पीछे, तो इलेक्टेबल्स ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, तो हमें 9 रत्न क्यों नहीं मिल पा रहे? हमारे अकबर बादशाह में तो कोई मसला नहीं है। देखिए, मुगलों का मुझे पता नहीं है, मगर मैंने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, बड़ा पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को मैंने पूछा था कि आपका प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी कौन होगा, इसलिए कि अगर एक नौकरी है एक प्राइम मिनिस्टर के लिए जो कॉन्फिडेंशियल और टोटल कंप्लीट ट्रस्टवर्दीनेस, और जिसको वो जानता है और सालों से जानता है,
तो इस किस्म का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा, कहता है पता नहीं, वो कोई किसी को भेज देंगे। अच्छा ये सूरत हाल। मैंने उसको देखा, मैंने उसको देखा, मैंने कहा दे आर गोइंग टू पिक योर प्रिंसिपल प्राइवेट। कहता हाँ कुछ दे देंगे, बस सिलेक्शन है ना सर। दिस इज द ये तो बात है, ये इधर ये गलतियां होती हैं फिर बड़ा भुगतना कि एक वजीर आजम के पास, एक लीडर के पास अपने साथी चूज करने का ऑप्शन ही नहीं है, फ्रीडम ही नहीं है। मीर साहब क्या आप ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए हम बात कर रहे हैं नवरत्नों की, प्लीज कुछ क्रेडिट दे दें। अब कभी कुछ इसके अंदर आ गया ना थोड़ा सा हिस्सा। अच्छा चले नाज़रीन, डिस्कशन समझने वाले समझ गए। जी जी, डिस्कशन समझने वाले समझ गए। सुनी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हम रिसेंटली देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बार बार आलमी बरादरी से अपील कर रहे हैं कि वो काबुल पर दबाव डाले, क्योंकि पाकिस्तान के मुताबिक अफगानिस्तान की सरजमीन से जन्म लेने वाली दहशत गर्दी के खतरात मुसलसल बढ़ रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि तुर्कमानिस्तान में मुनक़िदा अमन और एतमाद कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि तालिबान अपनी इंसदाद दहशत गर्दी की यकीन दहानियों पर अमल करने में नाकाम रहे हैं और उन्हें इसका जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। वो अपील कर रहे हैं आलमी बरादरी से। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि सरहद पार से होने वाले हमले न सिर्फ हमारे शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं, बल्कि पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डाल रहे हैं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बार बार आलमी बरादरी को जो मुतवज्जा कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी रीजनिंग क्या है? क्या ये सिर्फ सिफारती दबाव बढ़ाने की कोशिश है, या पाकिस्तान खुद को एक बड़े इलाकाई खतरे से बचाने के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत का रास्ता इख्तियार कर रहा है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान से मुंसलिक तशद्दुद के वाक़यात खित्ते से बाहर पहुंच चुके हैं? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखने में आ रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और भी कई जगहों पर, फिर चीनी शहरियों तक को निशाना बना रहे हैं। तो पाकिस्तान मुसलसल ये मौक़िफ़ दोहरा रहा है कि तनाज़ात का पुरअमन हल उसकी खारिजा पॉलिसी की बुनियाद है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इस बयानी को बार बार आजमाइश में डाल रहे हैं। ऐसे में आलमी दबाव क्या वाकई तालिबान के रवैये में तब्दीली ला सकता है, या ये अपीलें महज सिफारती बयानात तक महदूद रह जाएंगी? यही जानने की कोशिश करेंगे आज के सेगमेंट में। हिलाली साहब, क्या लगता है आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बार बार आलमी बरादरी से अपील क्यों करनी पड़ रही है? देखिए, वो तो कर रहे हैं इसलिए कि वो चाहते हैं कि प्रेशर रहे तालिबान के ऊपर, जिससे वो मिलते हैं। वो कहते हैं देखिए ये क्या कर रहे हैं, हमारे हमसाये हैं, इन्होंने लिख के दिया था, वादा किया था, अब ये नहीं कर रहे हैं, अब ये बहुत बुरी बात है। ये सबको याद दिला रहे हैं कि तालिबान ने उनके साथ ये किया था, झूठ कहा था, और बाकी उन्होंने कहा था कि हम नहीं होने देंगे अफगानिस्तान को। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपने तो देखा है कि रूस ने ना सिर्फ तालिबान को क्या कहते हैं रिकग्नाइज किया है डे फैक्टो, उन्होंने डे जोरे रिकग्नाइज कर दिया है, जो और कोई मुल्क शायद नहीं किया हो। मेरे ख्याल में इंडिया भी नहीं किया हो। True. अब बात असल ये है, कंसर्टेड इमेज, एक कंसर्टेड पॉलिसी ड्राइव है। रशिया एंड इंडिया दोनों मिले हुए हैं, और वो उनको, और मुझे ख्याल में रशिया और इंडिया मिले हुए हैं, और माफ करिए चीन चुप है, हमारे साथ है मगर चीन चुप है। और वजह यह है कि डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल हेफ्ट जो है रशिया और इंडिया का, वो काउंटर एक्ट कर रहा है हमारा जो डिप्लोमेसी है, और मुस्लिम वर्ल्ड के जो लोग कह रहे हैं, और कतर और तुर्की और ये और वो जो देख रहे हैं हो रहा है अफगानिस्तान में, मगर दे आर काउंटरिंग इट। हाउ? देखिए, अफगानिस्तान को इंडिया एक प्रॉक्सी रखना चाहता है। अफगानिस्तान इज एन इंडियन प्रॉक्सी, और अफगानिस्तान को टू रिटेन इट एज एन इंडियन प्रॉक्सी, इंडिया कुछ भी करेगा और हर चीज कहेगा और खूब पैसे खर्चेगा, और आज पैसे खर्च रहा है। ये तो हम समझते हैं वो क्यों हो रहा है, राइट। मगर मैं जो हैरान हो गया हूं कि अमेरिका भी अफगानिस्तान को अब असिस्टेंस दे रहा है,
और ये जो उन्होंने एक ट्रंप ने कहा है हम बगराम जाके वापस ले रहे हैं, ये कैसे जा रहे हैं वापस? ये फोर्सेस के साथ तो नहीं जा रहे हैं वापस, ये एक इन्वेडिंग फोर्स के साथ नहीं जा रहे हैं। ये कैसे जा रहे हैं? तालिबान की इजाजत से। तालिबान इनको इजाजत क्यों दे रहा है? अगर दे, और इतना कॉन्फिडेंट क्यों है ये कि हम जा रहे हैं उधर? और लड़ाई करके नहीं जा रहे हैं, वो खरीद के जा रहे हैं, वो एड दे के जा रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स लाइन अप देखिए, अफगानिस्तान तालिबान के पास इस वक्त इजराइल है, हिंदुस्तान है, रूस है, और अमेरिका भी वापस जाना चाहता है। अब हम समझते हैं कि अमेरिका, आप और मैं कहेंगे कि अमेरिका वापस इसलिए जाना चाहता है कि वो मॉनिटर करना चाहता है क्या होता है चीन में और ईरान में और ये और वो, पॉसिबली। मगर कुछ और लोग कह रहे हैं कि बागराम बेस जो है, जो अमेरिका ने स्पेशली पैसे खर्च करके बनाए हैं, वो क्यों है? वो इसलिए हैं, बकौल काफी लोग, वो इसलिए हैं कि अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर जाए या डिसआर्म हो जाए तो पाकिस्तान के जो हैं वो बागराम में स्टोर होंगे। अच्छा। और बागराम इस तरीके से बना हुआ है कि अमेरिकन फोर्सेस और इस किस्म के हथियार उधर स्टोर हो सकता है। नाउ व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज कि मैं नहीं कहता कि शहबाज शरीफ साहब इस मैटर पे तवज्जो ना दें, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इस जंग जो ये अब छिड़ी है और छिड़ेगी और बढ़ेगी, रशिया, इंडिया फॉर देयर ओन रीजंस ऑन बिहाइंड अफगानिस्तान, अमेरिका और इजराइल वो भी अफगानिस्तान के साथ, एक चाहता है कि पाकिस्तान डी न्यूक्लियराइज हो, दूसरा चाहता है, इंडिया और रूस जो चाहते हैं वो सबको पता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं हमारा क्या काउंटर स्ट्रेटजी है, हम किसको साथ इकट्ठा कर रहे हैं, हम कैसे इन लोगों को शिकस्त देंगे? हम क्या तालिबान को शिकस्त देंगे? मे बी। क्या हम तालिबान को रेजीम चेंज करेंगे? मे बी। मगर उसके लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव फोर्सेस चाहिए। वो मसूद किधर है? वेयर इज द नॉर्दर्न अलायंस? ये तालिबान को रिप्लेस क्यों करेगा? इसलिए तालिबान हैज, मेरे ख्याल में, इन माय रीडिंग, इट हैज साइडेड विद इंडिया एंड रशिया। It is receiving assistance from them and from the United States and Israel. हमारा काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है ये मुझे नहीं पता। I wish I knew. ठीक है। अच्छा मीर साहब, टॉपिक तो हमारा खैर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार इस बारे में बात करें, बट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हिलाली साहब ने बीच में छेड़ दी है, जो बगराम वाली स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की। तो इस पे कमेंट करते हुए साथ ही इस पे भी कर दीजिए कि ट्रंप ने जो बगराम की बात की, एक तरफ अफगानिस्तान को हेल होल कहते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वी वांट बगराम बैक, क्यों? देखिए, बगराम इज नॉट समथिंग न्यू। ये जब आए थे, यू नो, नजम साकिब साहब के फेवरेट प्रेसिडेंट, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि वी विल टेक बगराम बैक। अब जरा इस पे गर्मी हो गई है, अब इस पे शोर हो रहा है कि दे विल टेक। कल उन्होंने तस्वीरें भी छोड़ दी थी इनके स्टेट डिपार्टमेंट ने कि ये है और ये हम करेंगे। ठीक है, लेकिन देखें, नंबर वन, हिलाली साहब का एक ऑब्जर्वेशन है, बट आई डोंट एग्री विद इट कि पाकिस्तान इस तरह गिर जाएगा कि कोई उठा के हमारे न्यूक्लियर एसेट्स ले जाएगा, ये करेगा। ये नहीं हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ये एक ख्वाब है लोगों का कि जो कि बाहर के आएंगे और कहेंगे कि हम ये कर देंगे पाकिस्तान को। जिसने करना होता ना, वो बहुत देर का कर गया था, बहुत देर का कर गया था। जब 6 कॉलन इसको नवाज शरीफ को आई थी, ये उस वक्त भी कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया। तो बेसिकली ये आई डोंट एग्री कि जो आएगा ये होगा, बगराम एयरबेस बन जाएगा। नो, आई डोंट थिंक सो। हम बड़े स्ट्रांग हैं, हमें पूरा फख्र है, पूरा कॉन्फिडेंस है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, अपनी आर्मी पे, कि ये इस तरह का वो कह रहे हैं ना कि इंसिडेंट ये नहीं होगा, बिकॉज इट विल हैव कैटास्ट्रोफिक repercussions regionally and globally. So I don't think this will happen. But again, रियाली साहब की एक ऑब्जर्वेशन है, possibilities या probabilities may be there. Question mark, under mark, may be there. But having said so, ये जो आज तालिबान
जिनको जोर किया जा रहा है कि इनको पैसे दिए जा रहे हैं। देखो ये तालिबान नहीं है, ये रिश्वतखोर हैं, इनको रिश्वत देंगे और ये अफगानिस्तान को भी बेच देंगे, क्योंकि इन पे एतबार अगर अमेरिका कर रहा है कि इनको पैसे दे के करेगा, एक्सेप्टेंस रिकग्निशन तो रशिया ने दी है इनको। मुझे बताया और किसने दिए? स्वयं रशिया के। तो ये रशिया के ज्यादा क्लोज होंगे। अमेरिका मेरी नजर के अंदर, जो हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, वो अपना बेस वहां कर सकता है। इसके 3,500 बेसेस तो वैसे दुनिया में बने हुए, सो दे जस्ट वांट टू हैव अनदर बेस। अगर आपको याद हो कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में भी एक इनका बेस था बटाबेर के अंदर, जो कि ऑफ कोर्स रशिया और सोवियट्स का हमारा काफी उस पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, क्योंकि U-2 की फ्लाइट यहाँ से जाती थी एंड ऑल दैट, लेकिन वो खत्म होके अब वो आगे चले गए। ठीक है। जब आपकी जो इनिशियल सवाल है कि जी हमारे वजीर आजम, देखिए पहले भी बात हो रही थी, पहले वो इंटरनेशनली एक बेगिंग बोल लेके जाते थे कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब वो अफगानिस्तान बोल लेके जा रहे हैं कि प्लीज हमें आप सपोर्ट करें, एंड आई टोटली एग्री विद हिम। बिल्कुल सपोर्ट हमें पाकिस्तान को उस पर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान विक्टिम है दहशतगर्दी का, ये विक्टिम है। हमारा पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इससे डिस्टर्ब होता है, हमारी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होती है, हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट वो भी इससे इफेक्ट होता है। बिकॉज हर दुनिया की जो आपकी कह लो जो उनके जो सेफ्टी जो मैसेजेस हैं कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ स्टेट, अभी तक ब्रिटेन ने कहा हुआ है कि जो उनके नेशनल्स हैं वो बड़ा केयरफुल ट्रेड करें, अमेरिकन भी केयरफुल ट्रेड करें बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटीज। तो यस, प्राइम मिनिस्टर इज क्वाइट राइट, जो हमारे जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उन पे जाके करेंगे, लेकिन ये जो एक नस्ल है, ये दहशतगर्दी की नस्ल जिसको हम तालिबान बदकिस्मती से कहते हैं, ये तालिबान नहीं है, ये दहशतगर्द है भाई, ये दहशतगर्द है जो कि मैं पहले कहता हूँ ये आपको और मुझे, हम लोगों को ये मारने पर तुले हुए हैं। इन पे जबान है कोई नहीं है, इनकी जबान सिर्फ एक है, कत्ल कत्ल कत्ल। ये कातिल है और इनके साथ आप क्या बात करोगे मुझे बता दो। तो वजीर आजम, वी हैव टू सपोर्ट हिम ऑन व्हाटएवर ही इज डूइंग इंटरनेशनली फॉर पाकिस्तान। ओके। वेलकम बैक जी। इस सेगमेंट में हम ऐसे मामले पर जा रहे हैं जो बज़ाहिर तो एक दफ्तरी कार्रवाई लगती है, मगर इसके असरात बराह रास्त आम शहरियों पर पड़ते हैं, ख़ास तौर पर बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं उनकी ज़िंदगियों पर पड़ रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर ने वजारत खारजा में दस्तावेज़ात की तस्दीक के अमल में मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर करप्शन पर संगीन सवालात उठाए हैं। सेनेटर राना महमूदुल हसन ने उन्होंने ये बताया कि रोज़ाना अरबों रुपए की मुबैना करप्शन हो रही है, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तालीमी असनाद या निकाह नामों की तस्दीक के लिए या तो रिश्वत देना पड़ती है या फिर सड़कों और फुटपाथों पर रातें गुजारना पड़ती हैं। कमेटी इजलास में ये तजवीज़ दी गई है सारी बात करने के बाद कि इस पूरे निज़ाम को डिजिटल किया जाए या फिर ये इख्तियार यूनियन काउंसिल्स और डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिया जाए ताकि शहरियों को अजियतनाक मराहिल से ना गुजरना पड़े। इस पर सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने यहाँ तक कहा कि अगर ऐप्स के जरिए टैक्सी और बैंकिंग मुमकिन है तो फिर दस्तावेज़ात की तस्दीक क्यों नहीं हो सकती। और कमेटी में यह भी कहा गया कि आला अफसरान कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि निचली सतह पर एक गैर रस्मी दुकान चल रही है। तो आज हम इस अहम और हसास मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मसले की जड़ निज़ाम में है या नीयत में, और क्या डिजिटल इस्लाहात वाकई करप्शन का खात्मा कर सकती हैं या ये भी एक और अधूरा वादा साबित होगा। पीजे मीर साहब, इसमें बुनियादी मसला आपको क्या नजर आ रहा है? पहले तो ये अपनी तनख्वाहें कम करें ना, जो करप्शन ढूंढ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इरेगुलरिटीज हो रही हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं और दूसरों को कह रहे हैं ये कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और ये कई लोगों को पता नहीं है जी। जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर कंपोनेंट्स लेने जा रहा था तो हमारे टेक्सास गए तो एक मोटेल में ठहरे। जब मोटेल में ठहरे तो उनको कुछ कंपोनेंट्स मिले, और जिन्होंने उनको कंपोनेंट्स दिए उन्होंने कहा कि देखो अगर तो आपको ये चाहिए न्यूक्लियर कंपोनेंट्स तो आप खुदा के लिए बताओ कि आप आपका कोई बैकिंग है कि आप भूखे ना हो। तो ये जब ये गए रिट्स में वाशिंगटन में, वहां जाके उन्होंने कहा हमारे पास पैसा कोई नहीं है। उन्होंने कहा छोटा सा कमरा मिलता है $200 का, वहां जाओ, उधर से निकल के अब बाकी लोगों से बात करो। इंप्रेशन ये दिया कि हम रिट्स में ठहर रहे हैं, लेकिन आप लिफ्ट साथ वाले कमरे में $200 पे ठहरे और बताया हम रिट्स में ठहरे। Impressions are very very important.
तो अगर हमारी जो एम्बेसीज हैं वो अगर आप कहें कि बिल्कुल वो फकरों की तरह आगे जाएंगे तो आपको कोई एंटरटेन भी नहीं करेगा। आपको भी फिर उसी तरीके से सूडान या इधर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उस तरह ट्रीट करेंगे। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसका एक बड़ा रेपुटेशन है, इसकी बड़ी रिस्पेक्ट है बाहर। तो ये जो फॉरेन ऑफिस की बात करें, क्या करप्शन करते हैं यार, ये मुझे बता दो क्या करप्शन करते हैं? पैसा लूट लेते हैं और भाई ये वो इस्तेमाल करते हैं जो कि हर चीज ऑडिट होती है, अकाउंट सेक्शन उधर है, हर चीज उधर मौजूद है। और ये आपके पास नजमुल साकिब साहब और ये हिलाली साहब दोनों फॉरेन सर्विस में रहेंगे, ये आपको ज्यादा बताएंगे। अच्छा सर, इसमें मसला थोड़ा निचली सतह का आ रहा है कि जो निचली सतह पे खड़े होते हैं ना बाहर अटेस्टेशन के लिए, इधर उधर से एजेंट्स आ जाते हैं कि जी आप हमें इतने पैसे देते हैं, आपका ये काम करवा के देते हैं, जो कि बड़ा नॉर्मल है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये इसकी बात हो रही है, अफसरान की तो बात ही नहीं है इसके अंदर। देखिए, ये जो आपने एक पॉइंट उठाया ये मैंने बड़ी देर का पहले उठाया हुआ था, वाजिद शमसुल हसन के ज़माने में और प्रोफेसर अकबर के ज़माने में भी ये उठाया था, इनफैक्ट रियाज समी के ज़माने में। द क्वेश्चन इज कि ये नीचे चलता रहा है, लेकिन अब जो है मैं लंदन की एम्बेसी की बात करूंगा, बिल्कुल नहीं है। वहाँ फैसिलिटेशन जबरदस्त किस्म की फैसिलिटेशन है। कोई नहीं है जो आपने पॉइंट उठाया कि बाहर पैसे लेंगे ये करेंगे, टेस्टेशन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। यस, रिजर्वेशंस थी कि जो लोग जाते हैं काउंसिल सेक्शन के अंदर, एक ये जो हम डेप्यूटेशन पे इधर उधर के बंदे भेज देते हैं ना, वो नॉट वेल अवेयर ऑफ व्हाट हैज टू बी डन इन द एम्बेसीज, ये इसको रोकना चाहिए। हम सबसे ज्यादा मार खाते हैं कमर्शियल काउंसलर का। कमर्शियल काउंसलर्स कई आते हैं जो कि हम इनको कहते हैं बिजनेस लेके आएंगे। मुझे बता दो यार क्या बिजनेस लेके आए? मैं नाम एक भाई का भूल रहा हूँ अपने का, बड़ा अच्छा दोस्त, वो टीडैप का चेयरमैन भी बन गए बाद में आके, जनरल मुशर्रफ के टाइम पे। वो इकोनॉमिक उन्होंने एक एक्सपो भी किया था इधर कराची के अंदर। उनके बाद मैंने देखा ही नहीं है कि कोई लोग आए हैं कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेके आए इस तरह की बात करें। एक तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। इसके अंदर जो दूसरी चीज आती है, ये पॉलिटिकल जो शोर कर रहे हैं ना काकड़ साहब, इनको बोले कि जो भी हुकूमत आती है अपने चमचे मत उधर डाला करें। हैव पीपल ऑन मेरिट जो एम्बेसीज में जाएं और एम्बेसीज में काम करें। आप वहाँ लोग भेज देते हैं, आपके सिफारशी चले जाते हैं। सिफारशी क्या कहते हैं, 5 साल रहते हैं, उनको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, ये वही के वही रह जाते हैं। तो इनका क्या इंटरेस्ट होगा पाकिस्तान का, मुझे बता दो। We want dedicated people from the foreign office to go along and work there. ये डेपुटेशन शेयर को खत्म करो यार, सिंपल इज दैट। ठीक है, दैट इज योर वे फॉर। ठीक है नजमुल साकिब साहब, जो सेनेट में सारा मामला डिस्कस हुआ है, एक तो आपको बुनियादी मसला क्या नजर आ रहा है और फिर आपको हल क्या नजर आता है इस सब का? बुनियादी मसला भी बताता हूँ और मुख्तसरन, चूँकि मेरा सारा वक्त पीजे मीर साहब ले जाते हैं, जी जी मुख्तसरन ये भी बताता हूँ कि इसका हल क्या है। बस ठीक है, बहुत मेहरबानी आपकी सैयदा। देखिए, बात हुई है कि अरबों रुपए, मैं तो पता नहीं इस वक्त आसमान के कौन से वाले हिस्से में हूँ, मेरा तो दिल बल्लियों उछल रहा है। बात हुई, सेनेटर साहब ने कहा कि रोजाना अरबों रुपए की करप्शन हो रही है फॉरेन ऑफिस के कौंसलर सेक्शन में, जहाँ पे के अटेस्टेशन होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी की होती है, एजुकेशन डिग्रीज की होती है, ड्राइविंग लाइसेंस की होती है। कोई कागज़ इधर से किसी ने मुल्क से बाहर जाना है तो उसको इधर आना पड़ता है। अगर 6-7 अरब भी, बहुत ज़्यादा 50-60 अरब रोज़ाना नहीं, 6-7 अरब भी अगर रोज़ाना हो रही है, और अगर आप 1 साल तक उधर बैठ के सेनेट की कमेटी बिठा के ये सारों अरबों रुपए इकट्ठे करें, पाकिस्तान का तो कर्जा उतर जाएगा, हल हो जाएगा। सही बात है। आपने क्या बात की है, ये आपके पास कौन सा कैलकुलेटर है? और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करके बात की है, अगर कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट ये नहीं है, तो आप हमें बताएं ना कि इस तरह की स्टेटमेंट एक सेनेटर, एक पार्लियामेंटेरियन कैसे कर सकता है? क्या सबूत है आपके पास? वो बहुत बात की बात है कि वहां पे करप्शन हो रही है, कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है, कोई हिसाब किताब होता है। तो मुझे तो खुशी इस बात की है कि ये जो लोअर स्टाफ होता है हमारा इस काउंसलर सेक्शन में, ऑफिसर तो होता ही कोई नहीं, ऑफिसर तो है ही कोई नहीं। और ये यहाँ पे जब किसी को, स्टाफ को, किसी एक छोटे जूनियर अफसर को भेजा जाता है ना, उसको सजा के तौर पे भेजा जाता है। अच्छा। क्योंकि इधर तो जाना ही कोई नहीं चाहता। जो करियर ऑफिसर है वो तो सोचता भी नहीं कि मैंने काउंसिल सेक्शन में जाना है। उसने तो रिपोर्टें लिखनी है, उसने ब्रीफ लिखने हैं, उसने पॉलिटिकल यानी साइड पे काम करना है। तो ये यानी यूं समझिए कि कम इल्मी है। तो मैं तो चाहूंगा कि जो लोअर स्टाफ वहां पे काउंसलर सेक्शन में है,
वो उसको सारा निकाला जाए। सेनेट जो है वो खुद तजवीज़ करे कि ये जी 400 लोग हैं या 200 लोग हैं, ये वहां पे आएंगे, बिस्मिल्लाह करें। और वो जो होनी थी करप्शन अरबों की, उस पे तो जरूर करवाइए, क्योंकि आपके पूरे मुल्क का जो है ना कर्जा, उसमें से काफी पोर्शन तो निकल आएगा। देखिए मसला यहाँ पे है कि ऑनलाइन करते हैं अगर आप अटेस्टेशन, तो फिर कोई रामीन सैयदा मुझसे कहती है कि सर देखे ना ऑनलाइन कर दिया, तो हमारे यहाँ तो कुछ लोग जो है उनको तो पता ही नहीं कंप्यूटर क्या होता है, फलाना क्या होता है, उनका क्या होगा। मैं जब कहता हूँ दफ्तर में आके अटेस्टेशन कराएं, तो उधर से मीर साहब बोल पड़ते हैं वो क्यों करेंगे, वहां पे तो करप्शन हो जाएगी, वहां तो फलाना है, वहां तो लाइनें लगने की, टोकन लेने के आपके पैसे वहां पे लिए जाते हैं। तो मुझे बताएं मैं करूं क्या, ऑनलाइन करूं कि दफ्तर में बुलाऊं? तो सेनेट कमेटी को जो खारजा उसकी है, उनको ये चाहिए कि प्रैक्टिकल लेवल पे को दें। पिछले 15 बरस से फॉरेन ऑफिस में बाकायदा तौर पे इस पे मीटिंग्स हुई हैं, सीनियर तरीन अफसरान बैठे हैं, कुछ ऐसे इकदाम लिए हैं कि करप्शन नाम की कोई चीज वहां नजर आ नहीं सकती। हाँ, चूंकि हम लोग बड़े चैंपियन हैं जुगाड़ लगाने में, तो निचले वाले स्टाफ ने कुछ किया होगा। और ये जो सेनेटर साहब कह रहे हैं, मुझे लगता है इन्होंने किसी को फोन किया होगा फॉरेन ऑफिस में, और कहा होगा कि ये मेरा बंदा आ रहा है, इसका काम जरा जल्दी करा दें। और उधर से उसने कहा होगा हुजूर वाला, यहाँ तो मैं अपना भी काम नहीं करवा सकता, यहाँ पे तो लाइनें लगी हैं, गरीब लोग पता नहीं को फैसलाबाद से कराची से किधर आया हुआ है। तो वो हो सकता है नाराज हो गए हैं जी। और उन्होंने अचानक कह दिया कि अरबों रुपए की। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉरेन ऑफिस जो है वो दूध में धुला हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि कि बात इस पे करें तो जरा थोड़ा सोच विचार के करें। आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम तो आप ही की तरफ देखते हैं कि आपकी वजह से इंसाफ मिलेगा। उम्मीद तो है हमें। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है ये जो डिजिटलाइजेशन करने की बात की जा रही है इस मामले में, करप्शन खत्म करने के लिए, क्या ये डूएबल है? इंशाल्लाह हो जाएगा, अगर इसलिए कि एक चीज़ तो आप याद रखें कि ये होने वाला है। आई मीन द वर्ल्ड इज़ हेडेड टुवर्ड्स दैट, और ये अच्छी बात है और हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल सही है कि काफ़ी लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं और ख़ुद जाते हैं और ख़ुद करते हैं, अनपढ़ हैं ये वो, मगर यू हैव टू पुट अप विद दैट। मगर मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये फॉरेन ऑफिस का क्या काम है पाकिस्तान में ये चीज़ें करना? आई डोंट थिंक दिस इज़ द जॉब ऑफ अ फॉरेन ऑफिस। हाँ, बाहर के मुल्कों में हमारे एम्बेसीज़ में जब ये होता है वो ज़रूरी है, इसलिए कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और एम्बेसीज़ में जो लोग पाकिस्तान से कुछ चीज़ चाहता है, पाकिस्तानी हो या फॉरेनर हो, वो एम्बेसी जाता है, पूछता है, और इफ़ वी कैन डू एनीथिंग टू हेल्प, करना चाहिए और करते भी हैं। मगर पाकिस्तान में व्हाट द हेल, व्हाट फॉर? एक डिपार्टमेंट बनाओ यार अटेस्टेशंस का, उसमें पुलिस रहो, FIA रखो, IB रखो, सब लोग रखो, और जाके काम करो एंड मेक श्योर दैट व्हाट यू साइन, जो साइन करता है वो ठीक है, और जो वो कह रहा है दैट इज ऑल्सो ट्रू। व्हाई द फॉरेन ऑफिस? हमारी क्या ट्रेनिंग है इसमें? और अगर लोग कहते हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी इंचार्ज है, वो फॉरेन सेक्रेटरी की क्या ट्रेनिंग है भाई कि इस चीज़ों को वो ये कर सकता है? उसको तो 101 और चीज़ें करना चाहिए। फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।